गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम में से कितने लोग अपने माता पिता को प्यार करते हैं? वैसे ये क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि माता पिता का नाम आते के साथ में कितने लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं। हम में से कितने लोग अपने माता पिता को प्यार करते हैं? शायद हम में से हर व्यक्ति, और शायद नहीं, आई एम डैम कॉन्फिडेंट एवरी पर्सन लव देयर पेरेंट्स। हम में से हर व्यक्ति अपने माता पिता को प्यार करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे परिवार के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में, हमारे दादा दादी के बारे में, हमारे आने वाली जनरेशन के बारे में। और पूरी की पूरी क्लास को हम एक गेम की तरह खेलेंगे और मैं चाहूंगा कि आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करे और साथ ही साथ हम बहुत सारी चीजों को एक्नॉलेज करेंगे, बहुत सारी चीजों को रियलाइज करेंगे और रियलाइज करने के बाद अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे पिता। और ध्यान रखना, हम में से कितने लोग माता पिता हैं जिनके बच्चे हैं? लगभग सभी के नहीं, बच्चे भी आए हुए हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहता हूं मेरी मां, मेरी जान, मेरे पिता, मेरा अभिमान और मेरे बच्चे मेरी शान, क्योंकि आपकी शान आपके आने वाली पीढ़ी होगी, आपके बच्चे होंगे। और जो व्यक्ति अपने बच्चों में सही तरीके से निवेश करेगा उसका भविष्य सुनहरा भविष्य होगा। जो व्यक्ति अपने बच्चों में निवेश करेगा, अपने आप में निवेश करेगा, अपनी योग्यता पर निवेश करेगा, उसी का भविष्य सुनहरा होगा। मैंने समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोगों से सुना है, ये दोहा मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता कि पूत कपूत तो क्यों धन और पूत तो, थैंक यू, मैं यही सुनना चाह रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि हम अपने माता पिता की हर बात को एक्नॉलेज करेंगे, रियलाइज करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। इस पूरे 1.5 घंटे के सेशन में मुझे आप में से हर व्यक्ति का साथ चाहिए। तो क्या मैं सेशन शुरू कर सकता हूं? थैंक यू। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और सवाल पूछने के बाद जिस व्यक्ति के मन में जो चीज आए, मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताना कि आपके मन में क्या भाव आता है। आप लोग सभी तैयार हैं? मारुति। ग्रेट। हम एक वर्ड को केवल एक ही बार सुनेंगे। मारुति कार, मारुति हनुमान, मारुति हवा, मारुति कोरियर, मारुति सुजुकी, मारुति जेन, मारुति 800, मारुति ऑल्टो, मारुति ब्रांड, मारुति सर्विस। हम कई बार कई चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉपीज निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, प्रतिलिपि जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में? फोटोकॉपी। और क्या बोलते हैं? थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? जेरोक्स। कैनन बोलते हैं, पैनासोनिक बोलते हैं, बीपीएल बोलते हैं, बैंक्यू बोलते हैं। लेकिन जेरोक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेरोक्स वो कंपनी है जिसने पहली बार एक मशीन का इजाद किया, जो मशीन एक कॉपी की 1000 कॉपी, 10,000 कॉपी, 50,000 कॉपी, उतनी कॉपी जितनी आपको चाहिए प्रिंट कर सकती है। और लगातार सुनने के बाद जिस कंपनी ने उसको एडवर्टाइज किया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम फोटोकॉपी मशीन बेचते हैं। वी आर सेलिंग ए जेरोक्स मशीन, दिस विल डू द जेरोक्स, 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 जेरोक्स। और एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार स्टैंडर्ड लोगों से, नॉन स्टैंडर्ड लोगों से, एजुकेटेड लोगों से, हायर एजुकेटेड लोगों से एक बार जब हम सुनना पसंद करते हैं तो वो चीज हमारे मन में एक छवि की तरह छप जाती है और हमेशा हम उस चीज को एक छवि के माध्यम से देखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हर कंपनी को यह पता है कि यदि मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो लोगों को अपने प्रोडक्ट का चश्मा पहना दो। हर बार जब वो व्यक्ति देखेगा उसे उस चश्मे के माध्यम से ही दिखाई देगा। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी व्यक्ति ने कहा मारुति मतलब हवा, मारुति मतलब पवन, मारुति मतलब भगवान हनुमान जी। बहुत कम लोगों ने कहा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा सबसे पहले मारुति मतलब कार, क्योंकि मारुति कार का मतलब आप आते जाते, खाते पीते, सोते उठते बैठते, टीवी, एफएम, रेडियो कहीं भी देखते हैं तो मारुति का मतलब कार होता है। और उस कार ने हमारे मन में ऐसी छवि बना ली कि एक बार जब हम मारुति की बात करते हैं तो तुरंत हमारे मुंह से जवाब निकलता है मारुति मतलब कार, मारुति मतलब 800, मारुति मतलब सुजुकी, मारुति मतलब जेन और मारुति मतलब बहुत सारी कार। लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति ने सबसे पहला जवाब दिया कि मारुति मतलब भगवान हनुमान जी, मारुति मतलब पवन, मारुति मतलब हवा? क्योंकि
एक ही चीज को लगातार सुनते 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 हमारे मन में उस चीज की एक छवि बन जाती है और हम उस चीज को हमेशा उस छवि के माध्यम से ही देखते हैं। मुझे वॉलंटियर्स आप लोगों में से बैठे हुए में से कोई भी एक व्यक्ति चाहिए जो पीछे से एक बार, मैं जिसको एज ए वॉलंटियर यहां बुलाना चाहता हूं कि एक बार वो मंच पर आए। कोई भी एक व्यक्ति, वेलकम। ये क्या है सर? सभी लोग पहनते हैं गॉगल, आप एक गॉगल पहनेंगे सर? अब हम में से बहुत कम लोगों ने गॉगल पहने होंगे, ज्यादातर लोगों ने स्पेक्स पहने होंगे, नजर के चश्मे। और नजर का चश्मा पहनने के बाद हमारी विजिबिलिटी बिल्कुल 6x6 हो जाती है, जो दिल्ली पुलिस में मांगी जाती है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने ब्लैक कलर का गॉगल पहना हुआ है, ये जो लाइट सामने जल रही है आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये येलो। येलो तो अभी है सर, वो तो सबको दिखाई दे रही है। चश्मा पहनने के बाद और चश्मा उतारने के बाद क्या दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं? डिम हो जाती है। डिम हो जाती है, थोड़ी सी ब्लैकनेस इसमें शेड आ जाती है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं ये लाइट कैसी है? सभी एक साथ बोलो ना, येलो। और सर आप कहेंगे तो कैसी है? मेरे लिए ब्लैक, हल्की हल्की ब्लैक है। क्यों? क्योंकि आपने एक चश्मा पहना हुआ है। अगर मान, क्या शुभ नाम आपका? नवीन बंसल। नवीन बंसल जी, थैंक यू नवीन जी। नवीन बंसल जी ने एक चश्मा पहना हुआ है जिसका कलर ब्लैक है। अगर ये चश्मा उन्होंने ग्रीन कलर का पहना होता तो उनको ये लाइट हल्की हल्की ग्रीन दिखती। अगर इन्होंने ये चश्मा पिंक पहना होता तो ये लाइट इनको पिंक दिखाई देती। चाहे अगर नवीन बंसल जी ने ये चश्मा मान लीजिए 5 वर्ष की उम्र से पहनना शुरू किया, सुबह उठते के साथ ही और रात को सोते समय तक, आने में, जाने में, पढ़ने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी ये जाते हैं हर समय उस गॉगल को लगाए रखते हैं, तो क्या अगर 10,000 लोगों की भीड़ में भी कोई व्यक्ति ये बोले कि ये लाइट पीली है तो क्या आप मानेंगे सर? नहीं मानूंगा। आपको कैसी दिखाई देगी? मुझे ब्लैक की दिखाई अगर इनको 5 मिनट पहले पहने हुए चश्मे में ये लाइट ब्लैक दिखाई देती है, कोई व्यक्ति कहता है कि ये लाइट ब्लैक नहीं है येलो है, तो ये नहीं मानेंगे। और यही बात यदि 5 वर्ष की उम्र से इन्होंने पहनना शुरू किया होता और आजीवन आज की डेट तक ये पहनते, तो मैं गारंटी देता हूं कि यही नहीं, हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ये लाइट पीली नहीं, क्योंकि अगर आपने ग्रीन चश्मा पहना है तो आप कहेंगे कि ये ग्रीन लाइट है। और दोस्तों, ये बातें हमारे लिए केवल चीजों से संबंधित नहीं है। ये चश्मे हमने डिजाइन किए हुए हैं अपने अनुसार लोगों को देखने के लिए। ये चश्मे हमने डिजाइन किए हुए हैं कि हम किस व्यक्ति को किस भाव में देखते हैं, हम किस व्यक्ति को किस कलर में देखते हैं, हम किस व्यक्ति को कैसे देखना चाहते हैं। और जिस तरह की छवि हम अपने मन में बना लेते हैं, ठीक उसी तरह से वो व्यक्ति हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। और हम, क्योंकि जन्म से इन्होंने ये पहना हुआ है, या 5 वर्ष की उम्र में जब किसी व्यक्ति को ये समझ आती है कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उस समय से इनके मन में एक छवि बन गई कि ये लाइट येलो नहीं, ये लाइट ब्लैक है, तो इनको ये लाइट हमेशा ब्लैक ही लगेगी। चाहे 50,000 लोग क्या, कई लाख लोग क्या, पूरे देश के लोग भी अगर ये कहेंगे कि ये लाइट पीली है, ये कहेंगे कि ये लाइट ब्लैक है, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही उस लाइट को ब्लैक कलर में देखा है। और दोस्तों, आश्चर्यचकित बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग हर व्यक्ति को एक अलग नजर से देखते हैं। अलग नजर से ही नहीं, अलग नजरिए से देखते हैं, और अलग नजरिए की देखने की वजह से हम उस व्यक्ति के लिए अपने मन में जो छवि बना लेते हैं, हम वो मान लेते हैं वो व्यक्ति कैसा ही होगा। थैंक यू सर। प्लीज, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पंजाब के लोग कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे? हट्टे कट्टे होते हैं पंजाब के लोग। और कैसे होते हैं पंजाब के लोग? दिलदार होते हैं। क्या बात है, किसने बोला? सरदार जी आपने बोला होगा सर। पंजाब के लोग दिलदार होते हैं, मैंने भी बहुत सुना है, पंजाब के लोग दिलदार होते हैं। और कैसे होते हैं पंजाब के लोग? जोशीले होते हैं, मस्त होते हैं। और कैसे होते हैं पंजाब के लोग? खाने पीने वाले होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। अच्छा, नेपाल के लोग कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं, एकदम बहादुर। बोलो शाब, क्या करना है। नेपाल के लोग कैसे होते हैं? ईमानदार होते हैं, सीधे होते हैं। अच्छा, बनिए कैसे होते हैं? थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं दोस्तों, यही बात आपसे 5 मिनट पहले मैंने आपसे कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति को लगातार देखते देखते, उसके बारे में सुनते सुनते, उसके बारे में महसूस करते करते, हम उन व्यक्तियों के बारे में, उस समुदाय के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन संस्थाओं के बारे में, उन पर्सनैलिटीज के बारे में अपने मन में एक छवि बना लेते हैं, एक चश्मा बना लेते हैं, और लगातार उसी चश्मे से जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार उस व्यक्ति को उस चश्मे के माध्यम से देखना शुरू करते हैं।
और जब हम किसी व्यक्ति को एक ही चश्मे से देखते हैं तो वो व्यक्ति वैसा दिखाई देता है जैसा हम उसे मानते हैं। हम में से कितने लोग नेपाल गए हैं? अगर मैं टोटल ऑडियंस में बोलूं तो 10% लोग भी नेपाल नहीं गए हैं। लेकिन पूछा कि नेपाल के लोग कैसे होते हैं तो 95% लोगों ने तुरंत हाथ उठाया और कहा कि नेपाल के लोग ईमानदार होते हैं। क्यों? नेपाल में चोरी नहीं होती, नेपाल में डकैती नहीं होती, नेपाल में फिरौती नहीं होती। क्या ऐसा अवैध कार्य है जो नेपाल में नहीं होता? लेकिन नेपाल के कुछ व्यक्तियों को देखते 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 हम अपने मन में एक छवि बना लेते हैं, क्योंकि जो वहां पर गरीब है वो यहां आके काम करता है, मजदूरी करता है, आपके घर की सेवा करता है, आपकी गाड़ियां साफ करता है, आपके घर के यहां सिक्योरिटी करता है, और हम ये मान लेते हैं कि नेपाल के लोग ईमानदार होते हैं। हर वो काम जो हिंदुस्तान के हर राज्य में होता है, हर वो काम नेपाल में भी होता है। हर व्यक्ति जो कहते हैं कि पंजाब का आदमी शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, मजबूत होता है, दिलदार होता है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि पंजाब के कितने लोग कमजोर होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, उनके पास रोजाना जीवन यापन करने के लिए भी पैसे नहीं होते। और मैं आपको दिखाता हूं कि बनिया कम्युनिटी में भी कितने ऐसे लोग होते हैं जो अरबों खरबोपति मालिक होते हैं और दिन रात दान दक्षिणा और बड़े बड़े आयोजन करते हैं। लेकिन ये हर कम्युनिटी में पाया जाता है। अगर कोई कहे कि राजस्थान के लोग ईमानदार होते हैं तो राजस्थान में भी वो सारी घटनाएं होती हैं जो देश के किसी भी राज्य में होती है या किसी भी देश में होती है। लेकिन हमने अपने मन में एक पिक्चर बनाई होती है और उस पिक्चर के रूप में जब हम चीजों को देखते हैं तो वो हमें वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे हम उनको देखना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर ये बात दूसरे लोगों पर लागू होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी व्यक्ति को, लेकिन ये बात हमने हमारे घर में, हमारे परिवार में, अपने माता पिता के साथ उनके अपने बनाए हुए चश्मे से हमने उनको देखना शुरू किया और हमने ये मान लिया कि मेरे पिता तो ऐसे हैं या मेरी मां तो ऐसी है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से आपको बताता हूं। एक बार एक मां ने अपनी कॉलेज की बेटी से पूछा कि बेटा, आज आप कॉलेज में आने से, शाम को 7 बजे वो लड़की कॉलेज से आती थी, आते समय उसको 7:30 हो गए। तो मां ने पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ कि कॉलेज की छुट्टी तो 7 बजे होती है, 7 बजे तक, 7:15 तक आपको घर आ जाना चाहिए था, आपको 7:30 क्यों हो गए? तो बेटी ने बड़ा सहज जवाब दिया कि मां, रास्ते में ट्रैफिक था, ट्रैफिक में मैं फंस गई थी, जिस ऑटो में थी वो 2 गाड़ियों के बीच में था, थोड़ी सी देर लग गई, इस वजह से मैं वहां से आने में लेट हो गई। मां ने एक बार पूछा तो बेटी ने बड़े प्यार से उसको बता दिया। अगले दिन फिर क्या हुआ, वो लड़की 7:30 नहीं, 7:45 बज गए। मां ने फिर पूछा कि बेटा आज क्या हुआ? तो बेटी ने बड़ी गुस्सा में, सहजता से भी कहा, मम्मी रहने दो, आज भी ट्रैफिक था, आज भी मैं बिजी थी, आज भी बहुत ट्रैफिक था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। ऐसा जब तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, 5वीं बार हुआ, तो उस लड़की ने अपने मन में एक छवि बना ली कि मेरी मां को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी मां को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। उनको ये लगता है कि मेरी 7 बजे छुट्टी होती है तो 7:15 पे मुझे घर आना चाहिए। एक बार जरा मेरे साथ कॉलेज चल के तो देखें कितना ट्रैफिक रास्ते में होता है। कई बार अपने दोस्तों से मुझे नोट्स एक्सचेंज करने होते हैं, लेकिन अपनी मां को कैसे समझाऊं कि मां मुझे नोट्स एक्सचेंज करने थे, इस वजह से मैं लेट हो गई। लगता है कि मेरी मां को मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये बात केवल लड़कियों पर लागू नहीं होती, लड़कों पर भी लागू होती है। एक पिता जो अपने बेटे को बड़े सहजता से पालता है, बड़ा करता है, कॉलेज भेजता है, कॉलेज भेजने के बाद पिता अपनी पूरी पूंजी को इकट्ठा करता है और बेटे को कहता है कि बेटा अब आप अपना बिजनेस जो करना चाहते हो उसके लिए मैं आपको पैसा देता हूं। और पिता अपने बेटे को जो भी चीज वो करना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, मशीन्स लगाना चाहता है, जो भी बिजनेस वो करना चाहता है, जो भी चीज वो करना चाहता है, उसके लिए एक पूंजी देता है। और शाम को जब बेटा घर अपने ऑफिस में आता है तो पिता पूछते हैं कि बेटा आज का बिजनेस कैसा रहा? तो बेटा बड़ी सहजता से कहता है पापा बहुत बढ़िया रहा। पापा ने पूछा अच्छा मुझे हिसाब दिखाओ। तो वो एक पर्चा लाता है कि पिताजी ये मेरा हिसाब है, इतना माल बिक गया, इतना माल मेरे पास स्टॉक में है, इतना कैश आ गया, इतना पैसा अभी आना बाकी है। पिता ने कहा इतना पैसा आना बाकी है, क्या तूने ध्यान से दिया था, उसको देखा था, परखा था देते समय? बेटा कहता है हाँ पिताजी मैंने देखा था। अगले दिन बेटा फिर अपनी फैक्ट्री जाता है, पूरे दिन काम करता है और काम करने के बाद थक कर जब घर वापस आता है तो उसके पिता दोबारा वही सवाल लेके उसके सामने खड़े होते हैं कि बेटा मुझे जरा हिसाब दिखाना। बेटा कहता है कि पापा हिसाब तो मैं दिखा दूंगा, बहुत थका हुआ हूं, सुबह देख लेना। सुबह होते ही पापा कहते हैं बेटा हिसाब दिखाना। और हिसाब का पर्चा पढ़ते पढ़ते पूछते हैं इसके जो पैसे आने थे क्या आए? उसने कहा पापा आ जाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। पिता ने कहा ठीक है। अगले दिन पिता ने जब यही सवाल दोबारा किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार,
4 बार जब लगातार पिता ने यह सवाल किया तो उस बच्चे ने अपने मन में एक छवि बना ली, यार मैं बड़ा हो चुका हूं, आई एम ग्रेजुएट नाउ, और मेरे पापा को इतना भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उनसे बोलो एक दिन मेरे ऑफिस में साथ चल के देखो, हजारों की संख्या में मेरे पास लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन क्या करूं साला मेरे पापा को ही मेरे पर विश्वास नहीं है। पिता ने यह बात पूछी तो पिता के जो मन में जो भाव था, उस भाव के पीछे की भावना मैं आपको बताता हूं। पिता ने कहा कि बेटा मैंने अपने जीवन में हर चीजों को, कठिनाइयों को सीख कर समझ कर व्यापार खड़ा किया। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति तुम्हारे व्यापार में ऐसा आए जो तुम्हें नुकसान दे जाए। और आज तो मैं तुम्हारे साथ जीवित हूं, एक समय के बाद जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तब तक मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा कि कैसे अपने व्यापार को चलाना है, कैसे लोगों को परखना है, कैसे हिसाब बनाना है और कैसे अपने पूरे जीवन को चलाना है। लेकिन वो पिता और उसका पुत्र दोनों की बात को आपने ध्यान से सुना, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे की कहानी केवल फिल्मों में दिखाई जाती है। काश ये पर्दे के पीछे की कहानी देखने का कोई भी तरीका किसी व्यक्ति के पास हो तो वो ये समझ पाए कि मेरी मां की क्या भावना है, मेरे पिता की क्या भावना है। मां ने जब रोज टीवी पर देखा कि यहां पर एक लड़की की फिरौती हो गई, यहां पर एक लड़की को उठा लिया गया, यहां पर चलती गाड़ी में लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, या उसका पर्स छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, इसीलिए माँ बाप रोज घर में चिंतित होते हैं। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अपने माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। और माँ बाप से जब बात ये पूछी जाती है तो माँ बाप ये कहते हैं कि इसको गुस्सा होने दो, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली तब मिलती है जब मैं इससे पूछ लेता हूं कि बेटा आज का बिजनेस कैसा था। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं और चाहता हूं कि उस क्लिप को आप केवल एक मूवी की तरह ना देखें, अपने मन में, अपनी अवस्था में इस वीडियो क्लिप में पिता के रूप में अपने आप को और पुत्र के रूप में अपने पुत्र को, और यदि आपके पिता माता पिता आपके साथ हैं तो अपने माता पिता का भाव समझते हुए, अपने आप को बच्चा समझते हुए और उनको माता पिता समझते हुए इस क्लिप को पूरी शिद्दत से, गहराइयों से, अपनी मनोचित्रण के साथ देखना कि मैं इस वीडियो में हूं और ये मेरा बेटा है, या मैं बेटा हूं तो ये मेरे पिता हैं, या अगर मैं पिता हूं तो मेरी जनरेशन कैसी है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं प्ले करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति वीडियो में देखते समय अपने आप को फील करे, अपनी भावना को फील करे, अपने पेरेंट्स को फील करे। ये क्या है? चिड़िया। ये क्या है? पापा, मैंने आपको बताया कि ये चिड़िया है। ये क्या है? चिड़िया है पापा, चिड़िया, चिड़िया। ये क्या है? पापा, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये चिड़िया है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप कहाँ जा रहे हो? लो, पढ़ो। आज मेरा सबसे छोटा बेटा, जो थोड़े दिन पहले 3 साल का हुआ है, मेरे साथ बगीचे में बैठा हुआ था। तब एक चिड़िया हमारे सामने आकर बैठी।
मेरे बेटे ने मुझसे 21 बार पूछा कि ये क्या है, और 21 के 21 बार ये सवाल का जवाब दिया कि ये चिड़िया है। और हर वक्त मैंने उसे गले से लगाया, बार बार, हर बार, बिना गुस्से हुए, मेरे छोटे बेटे की दिल की अनुभूति के लिए। कि मेरे पिता ने मुझसे 2 बार पूछा कि बेटा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा बहुत अच्छा। पिता ने कहा बेटा हिसाब लाओ, तो उन्होंने कहा पापा क्या आप रोज रोज हिसाब मानते हैं, क्या आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या आपको ये काबिलियत पर विश्वास नहीं है कि मैं भी अच्छा बिजनेस कर सकता हूं। एक बार मेरे ऑफिस में आके देखो, 1000 लोग तो मेरी वेटिंग में लगे रहते हैं। लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि कब ये ऑफिस में आएगा, तब मैं डील करूंगा, और आप मुझसे बार बार क्या पूछते हैं, हिसाब। उस पिता ने अपने बेटे से 3 बार पूछा कि बेटा ये क्या है, तो बेटे ने जवाब दिया चिड़िया। पिता ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है, तो पिता ने फिर जवाब दिया, बेटे ने फिर जवाब दिया कि ये एक चिड़िया है। और पिता ने जब फिर पूछा तो उसने गुस्से में आके कहा चिड़िया, चिड़िया। क्या पापा आपको ये समझ नहीं आता कि ये एक चिड़िया है। और उस पिता ने जब अपनी डायरी निकाली कि जब ये बेटा 5 वर्ष का था, तो इसने 21 बार मुझसे पूछा, और मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा ये एक चिड़िया है, और हर बार बताया कि बेटा ये चिड़िया है। बेटे ने फिर पूछा पापा ये क्या है, पिता ने फिर कहा ये एक चिड़िया है। और एक बार नहीं, ऐसा 21 बार हुआ। और बेटे ने अगर पूछा होता या पिता ने बेटे से पूछा होता 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, अभी तो मैं 21 पर भी नहीं पहुंचा। जो बेटा 3 बार में उस बात को बहुत गुस्से में ले गया कि चिड़िया, आपको इतना भी समझ नहीं आता ये एक चिड़िया है। ठीक इस तरह से कई बार हमारे जीवन में हमारे साथ भी होता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे कोई बात पूछते हैं तो हम बड़े गुस्से में उनका जवाब देते हैं कि ये चीज है, आपको इतना भी नहीं मालूम। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा, जब आप 3 वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, तो आपको भी किसी भी चीज का कोई अनुभव नहीं था। अगर आपके पिता ने वो आपको चिड़िया नहीं कबूतर बताया होता, तो आप पूरे जिंदगी उसको कबूतर के रूप में देखते, क्योंकि वो चिड़िया है, इसका ज्ञान आपको आपके पेरेंट्स ने दिया। लेकिन हर बार सुनते सुनते हम अपने मन में ये छवि बना लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात को नहीं समझते। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मेरी मां, इतना धीरे, मेरी मां, मेरे पिता, ग्रेट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बच्चे कैसे सीखते हैं? हर एक व्यक्ति से मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं? मैं आपको बताता हूं, जीवन में किसी भी व्यक्ति को जब वो बच्चा छोटा होता है तो सीखने के केवल 5 ही तरीके होते हैं। और मैं चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं, एक बार पेरेंट्स हाथ खड़ा करें। ग्रेट, तो इसका मतलब आपने अपने बच्चों को अच्छे से सिखाया, सब कुछ सिखाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बच्चे कैसे सीखते हैं? पेरेंट्स से सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं? स्कूल नहीं जाते सर? अगर पेरेंट्स से सीखते तो स्कूल भेजने की क्या जरूरत है, हम ही सिखा देते सब कुछ। बच्चे कैसे सीखते हैं? पेरेंट्स से, टीचर से। और कैसे सीखते हैं? देखकर। और कैसे सीखते हैं? सुनकर। और कैसे सीखते हैं सर? और कैसे सीखते हैं? छूकर, टच करके। हम कोई चीज टच करते तो हमें समझ में आता है खुरदरा है, स्मूथ है, सिल्की है, हार्ड है, सॉफ्ट है। छूकर। और कैसे सीखते हैं? देखकर। और कैसे सीखते हैं? देख करके। सर बहुत सारे बच्चे बचपन में ब्लाइंड भी होते हैं, वो देख नहीं पाते। बहुत सारे बच्चों के हाथ भी कटे होते हैं, वो टच नहीं कर पाते। और कैसे सीखते हैं? घर के माहौल से। और कैसे सीखते हैं? पीछे से कोई लोग बताएं और कैसे सीखते हैं? हाँ जी, स्मेल से। बहुत सारे लोग स्मेल से भी सीखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, बच्चे 5 तरीके से नहीं, केवल एक ही तरीके से सीखते हैं। हमारे ही परिवार में नहीं, विश्व में कहीं भी कोई बच्चा होगा, वो केवल एक ही तरीके से सीखता है, क्योंकि उसका जन्म जिस परिवार में होता है, जब उसका माइंड डेवलप होता है, तो उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसके पास कोई भाषा नहीं होती। वो जिस माहौल में रहता है, उस तरह के माहौल से उन शब्दों को सुनता है, उन बातों को सुनता है, और उन बातों को सुनने के बाद वो हर चीज को सीखता है, समझता है,
बच्चा केवल एक ही तरीके से सीखता है, अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण और अनुकरण। अनुकरण का मतलब कि जैसा आप अपने बच्चों को दिखाएंगे, जैसा आप अपने बच्चों को दिखाएंगे, जैसा माहौल आपके घर का होगा, जैसा माहौल आपके परिवार का होगा, जैसा आपके बच्चे आपको देखेंगे, वैसी ही चीजें उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक परिवार में 3 जनरेशन रहती थी, दादा दादी, उनके, ये नेक्स्ट प्रोग्राम हो रहा है, अवॉइड इट। एक परिवार में 3 जनरेशन एक साथ रहती थी, दादा दादी, फिर उनके बेटा बहू और उनके बच्चे। उनके बच्चों में एक लड़का था जिसकी उम्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की उम्र में वो बच्चा लगातार अपने पेरेंट्स को ही देख के सीखता है, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र के बाद ही बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है। तो अपने पेरेंट्स को देखते हुए वो सीखता था। वो तो देखता था कि उसकी माँ, मतलब उन दादा दादी की बहू, मतलब उसके दादा दादी की बहू, जो उनकी बहू होती थी, वो बहू क्या करती थी। उसने देखा कि वो बहू बहुत स्टैंडर्ड हो चुकी थी, बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गई थी। वो बहू बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गई। क्वालिफिकेशन हाई करने के बाद उसको ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे सास ससुर का स्टैंडर्ड मुझसे मैच नहीं करता, और जब मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता तो धीरे 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 उस बहू ने दादा दादी को, मतलब अपने सास ससुर को अवॉइड करना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि उस बहू ने अपने सास ससुर को एक कमरे में बंद कर दिया और ये कह दिया कि माँ जी और पिताजी, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज आपके रूम में मिल जाएगी। वो बहू ठीक 1:30 बजे गेट खोलती, थाली में लगा हुआ खाना अंदर खिसका देती और गेट बंद कर देती। और दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो जाए कि एक उम्र के बाद उसको एक बंद दरवाजे में बंद रखा जाए, और वो दरवाजा केवल दिन में 2 ही बार खुलता था, एक बार सुबह जब उनको खाना देना होता था और एक बार शाम को जब उनको डिनर देना होता था, और उसके बाद पूरे दिन वो दरवाजा लगातार बंद रहता था। कब तक जी पाएंगे ऐसे कोई लोग, जिनको समाज से अलग कर दिया जाए, परिवार से अलग कर दिया जाए, अपने बेटे से अलग कर दिया जाए, अपने पोते से अलग कर दिया जाए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 वर्ष बाद वो दंपति ने प्राण त्याग दिया और वो ईश्वर के पास चले गए। अब बहू ने देखा कि वाह, अब तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा एक बेडरूम और बढ़ गया, हमारा एक बेडरूम और खाली हो गया। उस बहू ने उस गेट को खोला और सोचा कि बूढ़े रहते थे यहां पर, तो यहां तो बहुत गंदगी होगी, सामान उल्टा सीधा बिखरा होगा। जब उस बहू ने उस गेट को खोला और अंदर देखा तो उसके दादा दादी ने, बच्चे के दादा दादी ने, मतलब उसके सास ससुर ने अपने हर सामान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। वार्डरोब ठीक लगी हुई है, बेड शीट बिल्कुल ठीक है, एक एक किताब जहां रखी जानी चाहिए वहां रखी हुई है। उसने एक एक करके सारे सामान को बेचना शुरू कर दिया। और जब सारा सामान बिक गया तो उसके बाद में उसने देखा कि ड्रॉअर में वो थाली पड़ी हुई है। उसने उस थाली को लिया कि थाली को मैं कहां बेचूंगी। काम वाली को बुलाया कि लक्ष्मी, बात सुन, तेरे पास थाली है? उसने कहा है मैम साहब। कहते ले एक और ले जा। जैसे ही उस 5 साल के बच्चे ने देखा, जो 5 साल देखते देखते 10 वर्ष का हो चुका था, वो बच्चा एकदम तेजी से भाग के आगे आया और उसने थाली को छीन लिया। और थाली को छीनने के बाद उसने कहा, उसकी मां ने पूछा कि बेटा तू इस थाली का क्या करेगा? उसने कहा मां, दादा दादी को आप इसमें खाना देते थे, एक दिन जब आप, तो मैं भी आपको खाना इसी तरीके से दूंगा। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ताकि आपके मन में एक क्लियरिटी आ जाए कि आज हमारे देश में हम जिस तरह का माहौल रख रहे हैं, आज हमारे परिवार में हम जिस तरह का माहौल रख रहे हैं, ठीक उस तरह से हमारे बच्चे हमें देखकर, हमें अनुकरण करके, हमें फॉलो करके लगातार वैसे ही बनते जाते हैं जैसा हम खुद होते हैं और अब उनसे अपेक्षा करते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान करें, जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान फैलाया है, तब से एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि अगर हम गाड़ी में अकेले जा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, खाया, वेपर लिया, बाहर फेंक दिया, और अगर बच्चे साथ में हैं तो पहले उनकी शक्ल देखते हैं।
Mita's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic stainless steel modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors.